अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें ताकि आपको चीज़ एक्सप्लेन की जाए। जो भी क्वेश्चन जो एरर हो तो वो एक्सप्लेन किया जाए। टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होता क्या है जी? प्रोबेबिलिटी बेसिकली होता है चांस ऑफ अकरेंस। कोई चीज़ होने के कितने चांसेस हैं जो हम गेस करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल बारिश होनी है या नहीं होनी, तो इसके मतलब दो चांसेस हैं यहाँ हमारे पास टोटल, या तो बारिश होगी या फिर नहीं होगी। तो इट मीन्स यहाँ पे अगर बारिश होने के चांस की बात करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। बेसिकली प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी होती है चांस ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट के होने के चांसेस या ना होने की प्रोबेबिलिटी भी खैर पूछी जाती है बाज़ दफ़ा। मैं बता दूंगा क्वेश्चन में आपको। प्रोबेबिलिटी जो होती है इसकी वैल्यू हमेशा 0 से लेकर 1 तक होती है, यानी इस बिटवीन लाई करती है, या 0 हो सकती है या फिर 0 से लेकर मैक्सिमम 1 तक। इसका मतलब 0 पे वो प्रोबेबिलिटी होगी जो पॉसिबल ही नहीं है, यानी जो होना ही नहीं है। तो ऐसा कोई चीज़ हो या कोई ऐसी वैल्यू जो हमें गिवन डेटा है उसमें एक वैल्यू है ही नहीं और उसके आने की प्रोबेबिलिटी हो, तो इसका मतलब है वो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। जैसे देखें, अगर हम टास्क करते हैं तो हमारे पास कॉइन की दो साइड्स होती हैं। लेट्स से एक हेड है और एक टेल है। तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपीयर की हम बात करें तो हेड आने के चांसेस 1/2 होंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ साइड्स जो है हमारे पास वो 2 हैं, और जो हम जिसको फेवर कर रहे हैं वो हेड है, तो इसका मतलब है 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है ना वो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, पी फॉर प्रोबेबिलिटी और ई किसी भी इवेंट को शो कर रहा है यहाँ पे या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अवर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे मैं बात कर रहा था किसकी, एक कॉइन के टास्क करने की, तो उसकी दो साइड्स होती हैं। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 हैं। हेड की अगर हम बात करें तो एक साइड पे हेड है, तो इसका मतलब है चांस उसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो होंगे वो हेड है तो वो 1 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं वो 2 हैं, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी। लूडो का जो डाइस होता है, छिक्का जिसे हम कहते हैं, तो अगर उसको आप देखें तो उसमें टोटल 6 तक डिजिट्स होते हैं, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। अब अगर टोटल आउटकम्स की बात करें तो वहाँ पे 6 होते हैं। अगर आपको कोई पूछे 2 के आने के चांसेस कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? 2/6। यानी 2 कितने दफ़ा आ सकता है? 1 टाइम आ सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। यानी 6 ऑप्शंस हैं, उनमें से 2 के आने के चांसेस जो हैं वो 1/6 हैं। ज़ीरो प्रोबेबिलिटी कब होती है? ज़ीरो प्रोबेबिलिटी जैसे आपके पास डाइस पे टोटल 6 तक वैल्यूज़ हैं, 6 तक नंबर्स हैं, और आपको कोई पूछे कि 7 के अपीयर होने के कितने चांसेस हैं, तो वो 0 होंगे क्योंकि वो हमारी आउटकम्स में मौजूद ही नहीं है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रिडिक्ट करना किसी भी चांस को, किसी चीज़ के होने या ना होने के बारे में गैस करना, प्रिडिक्ट करना प्रोबेबिलिटी कहलाता है। अब देखें, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 11.3 है हमारी। बाकी चीज़ें जो जो साथ साथ आती जाएंगी कोई तो मैं बताता रहूँगा आपको। एक्सरसाइज नंबर 11.3, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 1 है जी, उसने पूछा हुआ है अ लेटर इज चूजन randomly from a word Allah.
देखिए यहाँ पे वो बात कर रहा है किस वर्ड की, अल्लाह वर्ड की, ALLAH। ये हमारे पास लेटर है, वर्ड है अल्लाह। इसमें से वो प्रोबेबिलिटीज पूछ रहा है। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास जिसमें वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें अ वावल, वावल आने के चांसेस कितने हैं। तो वावल देखें यहाँ पे, ये ए वावल है तो डेफिनेटली ये भी ए है, ये भी वावल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, वावल, चूंकि वावल की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वावल किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ वावल्स, जो टोटल वावल्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ वावल्स अवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखें नंबर ऑफ वावल्स कितने हैं यहाँ हमारे पास 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल लेटर्स कितने हैं 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 5। तो इसका मतलब है वावल के आने के चांसेस कितने हैं हमारे पास 2/5। फिर इसके सेकंड पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है कि इन एच के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो आप लिखेंगे यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज इक्वल टू, नंबर ऑफ वावल की जगह लिखेंगे नंबर ऑफ एच, यानी एच कितनी दफ़ा आया हुआ है, एच हमारे इस वर्ड में एक ही दफ़ा है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वही 5। थर्ड पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है एन एल, कि एल आने के चांसेस कितने हैं। तो देखें एल कितने हमारे पास 2L है, तो इसका मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एल्स, तो एल कितने 2, और आउटकम्स कितनी है टोटल 5। इसी तरह देखें फोर्थ पार्ट में यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। फोर्थ पार्ट में उसने पूछा हुआ हमसे अ कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं पता होगा आपको। इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, उनमें AEIOU वावल्स को छोड़कर बाकी सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो हमने तो खैर इस वर्ड में बताना है कॉन्सोनेंट, तो ए हमारे पास वावल है, ये भी वावल है, इसको छोड़कर बाकी कितने लेटर्स हैं हमारे पास 3। तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स 3, और टोटल आउटकम्स 5। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा हुआ है अ गारमेंट फैक्ट्री, एक गारमेंट फैक्ट्री है और वो क्या कर रही है जी, शिप्ड इन ऑर्डर, वो एक ऑर्डर भेज रही है विच कंटेन 7,000 जैकेट्स, 2,000 स्वेटर्स एंड 3,000 ट्राउजर्स, in which 7 trousers, 5 jackets and 9 sweaters are faulty। देखें टोटल हमारे पास नंबर ऑफ जैकेट्स कितनी है जी, नंबर ऑफ जैकेट्स है हमारे पास 7,000, नंबर ऑफ ट्राउजर्स, ट्राउजर्स कितने हमारे पास टोटल 3,000 ट्राउजर्स है हमारे पास, और स्वेटर्स कितनी है हमारे पास, स्वेटर्स उसने हमें कहा हुआ है कि स्वेटर्स हैं आपके पास जी 2,000। अब कुछ फाल्टी आइटम्स है, नंबर ऑफ फाल्टी आइटम्स, नंबर ऑफ फाल्टी आइटम्स, फाल्टी आइटम्स में 7 ट्राउज़र फाल्टी हैं, 5 जैकेट्स फाल्टी हैं और 9 स्वेटर्स फाल्टी हैं। तो इन सबको ऐड करें, 9 + 5 14, 14 और 7 21, तो 21 आइटम्स ऐसे हैं जो फाल्टी हैं। और टोटल आउटकम्स की अगर हम बात करें तो टोटल कितना है हमारे पास, टोटल है हमारे पास 7,000 + 3,000
प्लस 2000 इज इक्वल टू 7 और 3 10 और 2 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारे पास 12,000। अब पहला पार्ट देखें क्या है। पहले पार्ट में हमें पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ ट्राउज़र। ट्राउज़र के आने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है। तो देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राउज़र इज इक्वल टू कितने ट्राउज़र्स हैं हमारे पास टोटल। अब लिखेंगे नंबर ऑफ ट्राउज़र्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल आइटम्स। तो नंबर ऑफ ट्राउज़र्स है हमारे पास, ये हमने लिखा हुआ है ट्राउज़र्स है हमारे पास 3000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, वो हैं 12,000। तो इनकी जब कटिंग करेंगे ये देखें 30 और 30 कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राउज़र्स कितनी आ गई इज इक्वल टू 1/4। सेकंड पार्ट देखें उसमें क्या उसने पूछा हुआ है। सेकंड पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है जी प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट अ जैकेट। अब जैकेट ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, नॉट अ जैकेट। अब देखें जैकेट ना होने के कितने चांसेस है, हमने ये फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास जनरली जो टोटल नंबर ऑफ जैकेट्स हैं हम इसकी प्रोबेबिलिटी नॉट अ जैकेट की फाइंड आउट करनी है। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस नंबर ऑफ जैकेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ जैकेट्स हैं 7000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने 12,000। अब देखें जब इसको फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 माइनस 7000 ओवर 12,000 है। इसका मतलब है हमें 12,000 को एलसीएम लेना पड़ेगा। 12,000 एलसीएम लेंगे, 12,000 1 से मल्टीप्लाई होगा 12,000 माइनस 7,000। 12,000 में से 7,000 माइनस करें तो कितना रह जाता है 5,000 और डिवाइडेड बाय 12,000। ये ज़ीरोज़ कैंसिल कर दें, ऊपर भी 3 ज़ीरोज़ है नीचे भी 3 ज़ीरोज़। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ जैकेट क्या आई है हमारे पास 5/12। इसी क्वेश्चन में उसने पूछा प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ फॉल्टी आइटम। अब वो पूछ रहा है कि फॉल्टी आइटम की प्रोबेबिलिटी क्या हो। तो देखें फॉल्टी आइटम के लिए थर्ड पार्ट है, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्टी आइटम्स। फॉल्टी आइटम्स इसके लिए क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्टी आइटम्स के लिए नंबर ऑफ फॉल्टी आइटम्स। नंबर ऑफ फॉल्टी आइटम्स हमने पीछे फाइंड आउट किए हैं 21 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स वो है 12,000। अब इसको इस पर डिवाइड कर दें 21 डिवाइडेड बाय 12,000। ये देखिए मैं कैलकुलेटर पे करवा देता हूँ आपको। 21 डिवाइडेड बाय 12,000, ये देखें कितनी वैल्यू आ गई 1.75 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -3। -3 से जब इधर शिफ्ट करेंगे पॉइंट को तो ये 0.00175 हो जाएगा। वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0.00175। ये प्रोबेबिलिटी है हमारे पास फॉल्टी आइटम्स की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा हुआ है अ नंबर ऑफ व्हील इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल सेक्टर्स लेबल्ड एज 8 इक्वल सेक्टर में उसने एक व्हील को डिवाइड किया हुआ है और उसमें एक है पांसे, लिली, ऑर्चिड, ट्यूलिप, जैस्मीन, रोज़, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। ये डिफरेंट फ्लावर्स के नाम हैं और 8 फ्लावर्स के टोटल नाम है। अब वो कह रहा है माज स्पिन द व्हील वंस। माज ने एक दफ़ा व्हील को स्पिन किया तो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंटर। अब देखें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितनी आ गई हैं
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, उसने कहा है जी हमें 8 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है 8। हर एक मुख्तलिफ है, डिफरेंट नाम है उनके। अब वो कह रहा है जी, पहली चीज़ वो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताएं कि वो जो व्हील को स्पिन करता है दैट स्टॉप्स एट रोज, उन 8 में से एक रोज है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसी तरह आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉप एट रोज। तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी स्टॉप्स एट रोज की, रोज एक ही है हमारे पास, तो इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8, तो इसका मतलब है 1/8 प्रोबेबिलिटी होगी। फिर वो कह रहा है स्टॉप्स एट अ 4 लेटर फ्लावर्स, 4 लेटर फ्लावर्स में हमारे पास कौन कौन से फ्लावर्स हैं जी, लिली है एक, LILY, 4 लेटर्स हैं इसके। उसके बाद है हमारे पास रोज़ है, ROSE रोज़, यानी इसका मतलब है 4 लेटर वाले 2 ही हैं हमारे पास, एक लिली और एक है रोज़। अब जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉप्स एट a 4 letter फ्लावर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब 4 लेटर वाले 2 हैं, तो इसका मतलब है 2 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 8, 2 डिवाइडेड बाय 8, इसकी आप कटिंग करके 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, आप इसे लिख सकते हैं 1/4 प्रोबेबिलिटी है। थर्डली वो पूछ रहा है हमसे जी, डज नॉट स्टॉप एट मैरीगोल्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट स्टॉप एट मैरीगोल्ड, उन 8 में से एक ये नाम था। अब डज नॉट स्टॉप की बात हो रही है, तो इसका मतलब है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैरीगोल्ड, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस मैरीगोल्ड एक है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी। अब इसे फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8 माइनस 1, इसका मतलब है 7/8, 8 माइनस 1, तो टोटल आउटकम्स हमारी 8 थी, उसमें से एक ये इस पे स्टॉप ना करे, बाकी जहाँ मर्जी स्टॉप करे, तो एक उससे बैक जाएंगे तो 7/8 हो जाएगा, और उसका फार्मूला प्रॉपर क्या होता है, 1 माइनस मैरीगोल्ड की अपनी प्रोबेबिलिटी, वो 1/8 है, तो 1 चूँकि टोटल प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो 1 होती है, तो 1 में से 1/8 को माइनस किया तो 7/8 प्रोबेबिलिटी आ गई। इसी का जी फोर्थ पार्ट, स्टॉप एट अ 3 लेटर फ्लावर, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉप एट अ 3 लेटर फ्लावर। अब हमारे पास जो 3 लेटर फ्लावर्स हैं, 5 से नहीं है, लिली, ऑर्चिड, ट्यूलिप, जैस्मीन, रोज, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके 3 लेटर्स हों, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, वो इसमें लाए ही नहीं कर रहा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन हमारे पास 5th, उसमें उसने क्या पूछा मुझे, प्रोबेबिलिटी दैट स्टॉप एट फ्लावर नेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉप एट फ्लावर नेम, तो ये सारे जितने भी नाम थे ये फ्लावर के नेम ही थे, तो टोटल कितने फ्लावर्स के नेम है, 8 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितनी है, 8, इसको डिवाइड करेंगे 8/8, तो 1 आंसर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है जी
a decagonal die labeled as 44455। देखें हमारे पास 4 कितने टाइम है, 1 2 3 4 टाइम, फिर 2 टाइम 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है और फिर 8 है। इज रोल्ड वंस, एक दफ़ा ये रोल हो रहा है। तो अब वो कह रहा है प्रोबेबिलिटीज फाइंड करें। ये टोटल आउटकम्स कितनी है, टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 8 2 टाइम है। तो इसका मतलब है ये टोटल आउटकम्स कितनी है, 10। अब जो पहली चीज़ वो पूछ रहा है वो क्या है, इसमें पहली बात वो पूछ रहा है जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 फाइंड आउट करनी है। तो देखें 4 के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, कितने नंबर्स हैं, कितना टाइम है, ये 4 टाइम, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 10। 2 से कटिंग हो रही है, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 2/5। गेटिंग 4 प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/5। नंबर 2, नंबर 2 में वो पूछ रहा है एन इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। अब देखें उसके लिए वही उसी तरह आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। देखें 4 भी इवन है, 4 टाइम ये हो गया, 6 भी इवन है, 8 भी इवन है और ये 8 भी इवन है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 7 हमारी फेवरेबल आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स कितनी है, 10। नेक्स्ट उसने क्या पूछा हुआ है हमसे, नेक्स्ट वो पूछ रहा है अ मल्टीपल ऑफ 4। नेक्स्ट में पूछ रहा है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल्स कितने हैं। देखिए 1 2 3 4, ये सारे ज़ाहिर है 4 1 ज़ार 4 होता है, ये 4 2 ज़ार 8, 4 ये हैं और 2 ये हैं, तो 6 आ गई है, 6 आउट ऑफ 10, 6/10 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। कटिंग कर दो, 3 2 ज़ार 6 और 3 5 ज़ार 10, 3/5 हो जाएगी। नेक्स्ट उसने पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ आड नंबर्स। देखिए आड नंबर्स कितने हमारे पास, 5 भी आड है और ये 7 भी, तो 2 टाइम 5 आ गया, 8 टाइम 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आड होगी, टोटल ये 3 आड नंबर्स हैं, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 7। फिर उसने पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स। तो देखें प्राइम नंबर्स कितने हमारे पास, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी 5 के भी 2 फैक्टर्स हैं अपने आप, और 1 के अलावा ये किसी पे डिवाइड नहीं होता। एक 5 इटसेल्फ अपना फैक्टर होगा और दूसरा 1 होगा इसका दूसरा फैक्टर, तो ये 2 फैक्टर्स बन गए। 5 के भी 2 फैक्टर्स होते हैं, 7 के भी 2 फैक्टर्स होते हैं, तो 5 2 टाइम है, 7 1 टाइम है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या होगी, 3/10। नेक्स्ट ये 4th पार्ट था, ये 5th पार्ट था। नेक्स्ट 6 पार्ट में उसने क्या पूछा हमसे, 6 पार्ट में पूछ रहा है जी आड नंबर भी हो गया, प्राइम नंबर भी हो गया। अच्छा 4 पार्ट था हमारे पास, 4 पार्ट पहले करना था वो नहीं किया, तो मैं भी कर देता हूँ। नॉट अ 7, यानी प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, नॉट अ 7, 7 के अलावा कोई भी आ सकता है, बस 7 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 कितनी है, 7 के आने की प्रोबेबिलिटी ज़ाहिर है 1 है, तो 1 माइनस 1/10, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10 एलसीएम, 10 1 ज़ा 10 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 9, 9 डिवाइडेड बाय 10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 कितनी होगी, नॉट गेटिंग 7 कितनी होगी, 1। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन,
उसमें उसने पूछा हुआ हमसे, ये तो नॉट गेटिंग 7 हो गया। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास, जो चीज़ वो पूछ रहा है वो है, पेज चेंज कर लूँ मैं फिर बताता हूँ आपको। सिक्स पार्ट हो गए, 7 पार्ट है ये। 7 पार्ट में वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द HCF ऑफ 4 and 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ HCF ऑफ 4 and 8। अब सबसे पहली बात, 4 और 8 का HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनका HCF है 4 और 8 का 4। इसका मतलब है 4 की प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है। 4 टाइम था, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 10 है। 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 2/5। नेक्स्ट पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है, अच्छा ये 7 नहीं, ये 8 पार्ट है और यहाँ 7 पार्ट है। ये 8 पार्ट और ये 7 पार्ट। 7 पार्ट में वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग LCM ऑफ 4 and 8। 4 और 8 का LCM क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि जो ज़्यादा जब एक जैसे टेबल में जाने वाली वैल्यूज़ होती हैं तो उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो LCM होता है, और जो छोटी वैल्यू होती है सबसे, वो HCF होता है कॉमन। तो 8 के आने के, चूँकि 4 और 8 का LCM 8 है, तो 8 के आने के चांसेस कितने? मैक्सिमम 2, क्योंकि 2 टाइम 8 रिपीट हुआ है। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/10। 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, तो ये आ जाएगा 1/5। 9 पार्ट इसी क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फैक्टर ऑफ 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ 12। फैक्टर ऑफ 12 का मतलब ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनके टेबल में 12 आता है। 4 के टेबल में 12 आता है, क्योंकि 4 3 ज़ार 12 होता है। उसके बाद 6 था, तो 6 के टेबल में भी आता है 12, 6 2 ज़ार 12। 4 टाइम हमारे पास 4 आ गया और एक टाइम 6 आ गया, यानी टोटल आउटकम्स हमारे पास फेवरेबल आ गए 5, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 10। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ 1 digit whole number is chosen at a random। 1 digit whole number, पहली बात 1 digit whole number होते कौन कौन से हैं? 1 digit whole numbers, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे वो नंबर्स हैं जो 1 डिजिट होल नंबर है। और ये टोटल कितनी वैल्यूज़ बन गई हैं? 10 बन गई हैं, यानी टोटल हमारे पास आउटकम्स आ गए, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 10। अब उसने क्या पूछा हुआ है जी? प्रोबेबिलिटी किस किस की फाइंड करनी है? फर्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 5। 5 से लेस की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 5। देखिए लेस देन 5 कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4, क्योंकि ये तो 5 के इक्वल है, तो 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं 4 तक, क्योंकि 0 भी है। 5 नंबर्स हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 10। ये क्या आ जाएगा? 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसी में सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है हमसे कि ग्रेटर देन 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 10। 10 से ग्रेटर कोई वैल्यू है हमारे पास? कोई वैल्यू 10 से ग्रेटर नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, क्योंकि 0/10 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। थर्ड में हमसे पूछ रहा है नॉट
the largest one digit number. Probability of not a largest one digit number. वन डिजिट नंबर नॉट अ लार्जेस्ट, लार्जेस्ट को छोड़कर, तो लार्जेस्ट होता है हमारे पास वन डिजिट नंबर 9। तो अगर लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर 9 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी उसकी हो जाएगी नॉट अ लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर, यानी वन डिजिट नंबर ना हो उसके अलावा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस उस डिजिट की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/10। ये देखें, इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। 10 1 ज़ा 10, 10 माइनस 1 यानी इट मीन्स 9/10 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखें इसका। फोर्थ पार्ट में वो पूछ रहा है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी होता है हमारे पास डिजिट 0, क्योंकि ये वो नंबर है जिसके ऐड करने से ओरिजिनल नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। कि ये वो वाहिद नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो इफेक्ट आता है ओरिजिनल नंबर पे। तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एडिटिव आइडेंटिटी चूँकि 0 होती है, ए की पॉसिबिलिटी है, फेवरेबल आउटकम में 1 आ जाएगा और टोटल आउटकम में 10 आ जाएगा। नंबर 5, HCF ऑफ 3 and 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ HCF ऑफ 3 and 5। 3 और 5 का HCF क्या होता है? दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, इनका आपस में कोई कॉमन नहीं होता, तो इसका मतलब है इनका HCF होगा 1। अगर इनका HCF 1 है तो इसका मतलब है 1/10, क्योंकि 1 एक ही दफ़ा आया हुआ है। फिर नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी देखें जी किसकी है। 6 पार्ट में वो पूछ रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे मैंने एडिटिव आइडेंटिटी बताई थी कि इसके ऐड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसे एक हमारे पास एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है। वो क्या होती है? 1, क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई करने से ओरिजिनल नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/10। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है जी? 7। उसमें कह रहे हैं नॉट अ प्राइम नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ प्राइम नंबर। अब जो नंबर प्राइम नहीं है वो कौन कौन से हैं? 0 भी प्राइम नहीं है, 1 भी प्राइम नहीं है, ये 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है और 7 प्राइम है। 2 3 5 और 7 ये हमारे पास प्राइम नंबर्स, यानी ये टोटल 4 है, तो इसका मतलब है 1 माइनस 4/10 करना पड़ेगा हमें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इनकी कितनी है? वो है 4/10। तो हमने नॉट अ प्राइम नंबर करना है, तो ये होगा 1 माइनस 4/10। 1 माइनस 4/10, 10 एलसीएम लें तो ये 10 1 ज़ा 10 माइनस 4, 6/10 हो जाएगा। कटिंग करेंगे 3 2 ज़ा 6, 5 ज़ा 10, 3/5। ये आ गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी नॉट अ प्राइम नंबर। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसी जगह सॉल्व कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी दैट इज अ फैक्टर ऑफ 9। फैक्टर ऑफ 9 यानी वो नंबर्स जो 9 के फैक्टर्स हैं। देखें 1 9 का फैक्टर है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 9 9 होता है। 3 3 ज़ा 9 ये फैक्टर है, और फिर 9 इटसेल्फ एक फैक्टर है।
तो 1, 3 और 9 कितने नंबर है हमारे पास? ये 3। और टोटल आउटकम्स कितनी है हमारे पास? 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ 9 हो जाएगा हमारे पास 3/10। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम। कॉइन को 10 टाइम टॉस किया गया। अब कह रहा है कंप्लीट द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। अच्छा, है क्या जी टेबल हमारे पास? इवेंट, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इवेंट में है हेड और टेल। फ्रीक्वेंसी में हेड आने के चांसेस 6 दिए हुए उसने, टेल आने के 4। टेबल हमने कंप्लीट करना है, मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है। इस क्वेश्चन में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है, और उसके बाद वो कहता है कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर भी दें। देखें, सबसे पहली चीज़ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है किस किस की? हेड की और टेल की। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हेड की कितनी होगी? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हेड की होगी जी हमारे पास, देखें उसके लिए फार्मूला क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड ओवर टोटल टास्क, जितनी टाइम टास्क किया गया। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड कितनी है हमारे पास? 6 डिवाइडेड बाय टोटल टास्क कितने? 10। कटिंग हो रही है 2 के साथ, 3 2 ज़ार 6, 5 2 ज़ार 10, यानी 3/5। इसका मतलब है टेबल में यहाँ क्या आ जाएगा? 3/5। पहली चीज़ तो होगी। दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है हमने टेल की। सेम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ टेल, उसके लिए टेल की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। टेल की फ्रीक्वेंसी 4 और आउटकम्स 10 है। 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, तो ये आ गया 2/5। टेबल में दूसरी वैल्यू आ गई 2/5। अब वो कह रहा है कुछ क्वेश्चन उसने दिए हुए हैं कि उसके आंसर्स दें। क्या क्वेश्चन है जी? पहला, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड। हेड के अपीयर होने की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है? इफ इट वाज टास्क्ड 520, यानी सिंपल बात ये हुई कि 520 टाइम अगर टास्क करें तो हेड आने की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो ये देखें, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हेड की हमने फाइंड की हुई है 3/5। अब अगर टास्क की जाती है 520 टाइम, तो आप क्या करेंगे? 520 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ। यानी आप ये देखें, हमने फाइंड आउट करनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो उसका फार्मूला क्या होगा? टोटल टास्क, ये टोटल टास्क कितनी दफ़ा टास्क कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड है, हेड की बात हो रही थी पहले, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड। टोटल टास्क वो कह रहा है 520 है, तो मल्टीप्लाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड कितनी है? वो है 3/5। इसको कैलकुलेट कर लें। 520 मल्टीप्लाई 3/5, इसकी और इसकी कटिंग कर लें बेशक, और फिर जो बचता है उसे मल्टीप्लाई करें, या सिंपल कैलकुलेटर पे लिखें 3/5 और मल्टीप्लाई 520, तो ये आपके पास 312। यानी इसका मतलब है अगर 520 टाइम टास्क की जाए तो इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग 320 टाइम हेड आएगा।
सेकंड पार्ट क्या है इसी क्वेश्चन का जी? सेकंड पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग टेल इफ इट वाज टॉस्ड 305 टाइम। इसका मतलब है हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है किसकी? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ टेल। ये हेड के लिए थी पहले और ये किसके लिए? टेल के लिए। अब देखें वो कह रहा है कितने टाइम टास्क किया गया, जिसमें से हमने ये बताना है 305 टाइम। वही सेम प्रोसीजर होगा, ये वाला 305 मल्टीप्लाई टेल की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2/5। इस तरह फार्मूला लिख लीजिएगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ टेल इज इक्वल टू टोटल टास्क मल्टीप्लाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ टेल। अब इसको कैलकुलेट करें, 2 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 305, तो ये आंसर क्या आ गया? 122। ये आपके पास 122 आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें अगेन हमें टेबल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, और उस टेबल में क्या क्या दिया हुआ है जी? कंप्लीट द टेबल एंड गिव आंसर इफ अ डाई रोल्ड 120 टाइम्स। टोटल 120 टाइम रोल किया जा रहा है डाइस को। तो टेबल है हमारे पास यहाँ नंबर्स, उसमें 1 2 3 4 5 और 6 ये हमारे पास नंबर्स हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? हर एक की 15 25 फिर 15 फिर 20 30 और 15 20 30 और 15। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखें 120 टाइम उसने कहा हुआ है टास्क किया गया, यानी इसका मतलब है टोटल आउटकम्स तो हमारे पास 120 आ गई हैं। अब देखें हमने ये टेबल कंप्लीट करना है, तो इसका मतलब है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले फॉर 1 करना पड़ेगा, फिर फॉर 2 फॉर 3 फॉर 4 5 6, इन सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि जो क्वेश्चन उसने पूछे हुए वो क्या क्या है। अब देखें कैलकुलेट करनी है हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ 1 15 डिवाइडेड बाय टोटल कितने? 120। ये देखें इसकी कटिंग करें, ये 15 1 ज़र 15 15 8 ज़र 120, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? 1/8, यानी ये आ गया हमारे पास 1/8। अब है 25, तो 25 के लिए क्या होगा? 25/120। 2 के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 कितने दफ़ा आया हुआ है? 25 टाइम। इसके लिए हो जाएगा 25/120। अब 25/120 करें, 5 5 ज़ा 25 होता है, डिवाइडेड बाय 5 2 ज़ा 10, 2 फिर बचेगा 20 बनेगा, तो 5 4 ज़ा 20, तो 25 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 क्या आ गई? 5/24। अच्छा, नेक्स्ट है फिर 3 की फ्रीक्वेंसी, वही सेम बात होगी, 3 की तो वही होगी ज़ाहिर है 1/8। फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 है 20, 20 डिवाइडेड बाई, इस तरह लिखिएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 4, वो क्या हो जाएगा? 20/120। 0 0 काट दें, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ
4 आ जाएगी 1/6। तो ये देख लें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी 20/1 होगी, वो 1/6 आ गई। फिर 30 की, 5 की, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 5, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 5, 5 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 30 है। 30 डिवाइडेड बाय 120, 0 और 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, वो आ जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1/4। अब देखिए नेक्स्ट 1/4 आ गई इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसकी फाइंड आउट करनी है, ये अगेन फिर 15 है, 6 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फिर वही हो जाएगी जो 15 के ऊपर थी, 1/8। अब कुछ उसने क्वेश्चन पूछे हुए हमसे, उसके आंसर्स करने हैं हमने। पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है जी, इफ इट वाज रोल्ड 6000 टाइम, हाउ मेनी टाइम occurrence of a 6 is expected। 6 के आने की एक्सपेक्टेशंस कितनी है? देखें 6 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट की हुई है, 1/8 है। 6000 टाइम वो कह रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ पहला क्वेश्चन जो वो पूछ रहा है। तो जब इसके लिए फार्मूला मैं लिखूंगा कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 किससे मल्टीप्लाई करना होता है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ रोल्स। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/8 मल्टीप्लाई कितने टाइम रोल किया गया, वो क्या कहता है? 6000 टाइम। अब इसकी जो कटिंग होती है वो करें, 1/8 मल्टीप्लाई 6000, 1 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 6000 इज इक्वल टू 750। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? 750। पहले क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहा है, द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर द अकरेंस ऑफ 1 इफ डाई इज रोल्ड 3000 टाइम। वही बात हो गई, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी? 1 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास 1/8। तो इसका मतलब है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 मल्टीप्लाई 3000। अब देखें कैलकुलेटर पे, 1 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 3000 इज इक्वल टू 375। तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? 375। फिर तीसरा क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहा है, द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर द अकरेंस ऑफ 2 इफ द डाई इज रोल्ड 4000 टाइम। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, अब 2 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है पहले वो देखते हैं। 2 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, अभी हमने फाइंड की थी 2 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो है 5/24। इसका मतलब है 5/24 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ? कितने टाइम? 400 टाइम के साथ। तो मल्टीप्लाई 400। अब इसके लिए क्या करेंगे? 5/24 मल्टीप्लाई 400, तो ये आ गया 83.33। तो ये 83 होगा। खैर इसके साथ आप लिख दीजिएगा 83 अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये थोड़ी सी वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है 83 से, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, इसको इसकी
एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 2 की भी, 1 की भी और 6 की भी। यही 3 क्वेश्चन उसने हमसे पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है देयर आर 6 गर्ल्स सेक्शंस ऑफ क्लास 9 इन अ पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल में 6 सेक्शंस हैं क्लास 9 में गर्ल्स की। नेमली, अब उनको नाम दिए हुए उन्होंने, टील, ऑर्चिड, मोव, हेजल, जेफरी और डेनिम। Only one girl is to be chosen randomly from all section for National Science Olympiad. नेशनल साइंस ओलंपिड कंपटीशन था, उसके लिए आर सेक्शन से वो कह रहा है कि रैंडमली सिर्फ एक लड़की चूज करनी है। अच्छा, एक लड़की सिर्फ चूज करनी है रैंडमली। अब वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ गर्ल फ्रॉम हेजल सेक्शन। अब देखें, वही सेम पैटर्न है इस क्वेश्चन का भी। हमारे पास टोटल सेक्शंस कितने हैं? 6 सेक्शंस हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग गर्ल्स फ्रॉम हेजल सेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पार्ट। अब ये इतना लंबा लिखने के बजाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ गर्ल फ्रॉम हेजल सेक्शन, इसके बजाय इसको कोई नाम दे देते हैं। लेट्स से ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हेजल सेक्शन में से लड़की के सिलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं? 1 आउट ऑफ 6 सेक्शंस। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1/6। फिर बी में वो हमसे पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्टिंग अ गर्ल फ्रॉम हेजल सेक्शन। तो नॉट सिलेक्टिंग के लिए क्या होता है? बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट सिलेक्टिंग के लिए आपको पता है 1 माइनस जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो, उसकी प्रोबेबिलिटी है 6। 6 एलसीएम ले लें, 6 1 जार 6 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5/6। इसका मतलब नॉट गेटिंग फ्रॉम हेजल सेक्शन कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 5/6। अब नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है जी उसने हमसे? नेक्स्ट उसने पूछा हुआ है सी पार्ट में टू वेरीफाई दैट आंसर ऑफ बोथ पार्ट्स ए एंड बी एड अप टू यूनिटी। यानी वो कह रहा है कि ये वेरीफाई करें कि इन दोनों के आंसर्स को अगर ऐड करें तो आंसर यूनिटी आ रहा है। तो यानी वो ये कहना चाह रहा है सी पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करें अगर, उसका आंसर क्या आना चाहिए? 1। तो देखें, ए की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 1/6 प्लस बी की प्रोबेबिलिटी है 5/6। तो एलसीएम लें, 6 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + 5, 1 + 5 6, 6 डिवाइड बाई 6, दोनों को कैंसिल करें तो 1 आ गया जी। 1 इज इनकी प्रोबेबिलिटी। अब डी पार्ट में क्या कह रहा है जी? वो डी पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है इफ 6 गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिलेक्टिंग फ्रॉम ऑर्चर्ड सेक्शन। अब ऑर्चर्ड सेक्शन की यानी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्चर्ड या प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कह लें। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑर्चर्ड की अपनी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली होगी 1/6 और वो कह रहा है 6 गर्ल्स जो है वो सिलेक्ट हो रही हैं। इसका मतलब 1/6 मल्टीप्लाई 6 होगा, 6 और 6 कैंसिल, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है ये चूंकि, तो उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई टोटल नंबर। नेक्स्ट है ई। इसमें क्या कह रहा है जी? इसमें कह रहा है इफ 60 गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड, अगर 60 गर्ल्स सेलेक्ट करनी हो, व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इज एक्सपेक्टेड टू बी चूजन फ्रॉम टेल।
वही सेम बात हो जाएगी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किसकी? फ्रॉम टेल जो सेक्शन है उसकी। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल मल्टीप्लाई टोटल, तो टोटल 60 की वो बात कर रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल डेफिनेटली 1/6 होगा, मल्टीप्लाई 60, 6 1 ज़र 6, 6 10 ज़र 60। तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 10। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये प्रोबेबिलिटी वाली एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है। फिर भी अगर कोई चीज़ ना समझ आए, किसी जगह कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज 11 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।